मित्रों, बहुत दिनों बाद आज मैं फिर आप लोगों से रूबरू हूँ और आज का जो विषय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और ये विषय है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का। और इसे कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में। तो जैसे हर चीज़ का एक नाप तौल होता है, एक मेज़रमेंट होता है। जैसे अगर समुद्र की गहराइयों को नापना है तो वो हम लोग फैथम में नापते हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं। हमारी हाइट है वो इंचेस में नापते हैं, ये फीट्स में नापते हैं, ये मीटर में नापते हैं। तो हर चीज़ का एक मेज़रमेंट है। तो ठीक उसी प्रकार जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है किसी देश की, इस पूरे विश्व की, उसे भी नापा जाता है। और उसे नापा जाता है जीडीपी के टर्म्स में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं और इसे समझना नितांत आवश्यक है। इकोनॉमिक्स का ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं इसे, जिसे समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे जीडीपी की बात मैं कर रहा हूँ, तो जैसे अगर किसी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट नापते हैं या हम लोग डेप्ट नापते हैं, तो किसके रिलेटिव नापते हैं? तो जीडीपी के रिलेटिव नापते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एक एफआरबीएम है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। उसने कहा है कि जो डेप्ट है, नेशनल डेप्ट है, वो 3% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें इसने क्या किया, फिस्कल डेफिसिट हम लोग नाप रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, बट एज कंपेयर टू जीडीपी, 3% ऑफ जीडीपी। अगर मैं बोल दूँ जीडीपी इतना लाखों करोड़ रुपए है, तो वो माइंड को समझाना मुश्किल है। पर मैं अगर बोलूँ कि 3% ऑफ जीडीपी तक रखना है, तो वो एक एक्सेसिबल फिगर हो जाता है, समझने में आसानी होती है, समझने में सुविधा होती है। तो जीडीपी इज़ एन इंडिकेटर, इस रूप से भी इसका प्रयोग किया जाता है। जीडीपी एज ए मेजर, इस रूप से भी प्रयोग किया जाता है। तो अब आखिर जीडीपी की डेफिनेशन मैं आपको बतलाता हूँ। जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू of all goods and services produced in an economy all final goods and services produced in an economy in an accounting year within the national boundary। मतलब जीडीपी क्या है? ये एक मेज़र है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है, उनका जो बाजारी भाव है एक अकाउंटिंग ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में, विद इन ए गिवन ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अब इसको समझिए, यह मैंने कहा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, समझ रहे हैं? तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, ये माइंड में आता है प्रश्न। देखिए, जैसे आटा है, आटा से बनता है ब्रेड। हाँ, जैसे आपके एरोप्लेन है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? आपकी एरोप्लेन। जैसे आपका लैपटॉप है, उसके वेरियस कंपोनेंट्स हैं।
तो बनता क्या है फाइनली? लैपटॉप। और उसके रॉ मटेरियल्स क्या हो गए, कंपोनेंट्स क्या हो गए? कीबोर्ड हो गए, चिप्स हो गए, और बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए, मॉनिटर हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो कहने का मतलब देखिए, फाइनल गुड्स, मैंने ब्रेड के केस में क्या बताया कि फाइनल गुड्स है ब्रेड और रॉ मटेरियल है आटा। तो अगर आपने ब्रेड बना के बेचा, सपोज बेचा आपने 50 लोफ्स आपने दिए 20 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में, और आपने जो आटा लिया वो लिया 10 रुपीज़ में, तो वैल्यू एडेड कितना हुआ? 30 तो आपने ब्रेड में आपने बेचा, सेल किया मार्केट में, पर आपने जो ये जो आपने आटा लगाया ये 10 रुपीज़ का था। तो अगर मैं 2 बार गिन लूँ तो एक बार तो आटा को जोड़ूंगा, फिर जीडीपी के कैलकुलेशन में, और फिर ब्रेड को जोड़ूंगा। तो जो अनभिज्ञ है, जो नितांत नहीं जानने वाला है, वो आटे को भी जोड़ देगा और ब्रेड को भी जोड़ देगा। पर ये तो आटे की डबल काउंटिंग हो गई है ना। तो इसे समझिए। तो आटे की डबल काउंटिंग हो गई। उसी तरह के कंपोनेंट्स हो गए लैपटॉप में। लैपटॉप का भी आपने प्राइस जोड़ा और रॉ मटेरियल्स का भी जोड़ लिया, तो डबल काउंटिंग हो गई। और डबल काउंटिंग एक अपराध है जब जीडीपी कैलकुलेशन आप कर रहे हो। तो कहने का तात्पर्य है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो लैपटॉप एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो एंड कंज्यूमर के पास जाती है। उसी तरह ब्रेड जो है वो एक फाइनल गुड है जो कस्टमर के पास जाती है। तो इस डेफिनेशन में आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मैंने क्यों बोला? क्योंकि डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि डबल काउंटिंग जीडीपी कैलकुलेशन एक अपराध है, क्योंकि इसे नहीं करना है, इस मिस्टेक को। क्योंकि किसी चीज़ की वैल्यू जो होगी एक ही बार काउंट होगी। अब जैसे मैंने ये भी कहा कि गिवन ए डोमेस्टिक एरिया अंडर ए गिवन टेरिटरी, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो कैलकुलेशन होता है उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। वो एक देश की जो सीमा है, जैसे भारत है, भारत की सीमाएं जहाँ हैं उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा होगा तो उसे जीडीपी में काउंट किया जाएगा। अगर जापान की कोई कंपनी जैसे टोयोटा है, सुजुकी है, अगर ये हमारे देश में आके फैक्ट्रीज खोलती हैं, एफडीआई की चर्चा बाद में होगी, वो एक नितांत अलग विषय है। तो अगर कोई फैक्ट्री खुलती है हमारे देश में जापान की टोयोटा कंपनी द्वारा, या साउथ कोरिया की कोई कंपनी ले लो, आप सैमसंग ले लो, उसके द्वारा, तो वो एक हमारा जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर आ गई। क्योंकि जापान ने, साउथ कोरिया ने फॉर एग्जांपल इंडिया में अपनी फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री में होगा प्रोडक्शन, तो वो जो प्रोडक्शन है, वो जो उत्पादन हो रहा है, वो एक सीमित बाउंड्री में, इंडियन बाउंड्री के अंदर हो रहा है, भारत की सीमा के अंदर परिचालित हो रहा है, तो ये जीडीपी में आएगी। पर अगर कोई भारतीय नागरिक या अगर कोई भारत की कंपनी जापान में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जापान में अपनी फैक्ट्री खोली है, तो वो मित्रों गौर कीजिएगा, वो जापान की जीडीपी में तो आएगी,
पर भारत की जीडीपी में नहीं आने वाली। समझ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार समझिए, ये तो मैंने आपको बताया कि जीडीपी के बारे में। तो अगर हम समझें कि जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो अगर भारत की कोई कंपनी या भारत का कोई नागरिक, उसकी इनकम हो रही है साउथ कोरिया में, उसने भारत के एक व्यक्ति की आमदनी हो रही है, नौकरी कर रहा है, नौकरी पेशा वाला आदमी है, या जापान में है, या अमेरिका में है, या जर्मनी में है, तो वो भारत की जीएनपी में आएगी, क्योंकि इंडियन सिटीजन के द्वारा वहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो भारत के जीएनपी में आएगा। जैसे आप हमारे देश की बहुत ही प्रतिष्ठित उद्योग घराना है टाटा का। टाटा जैसी प्रतिष्ठित उद्योग घरानों ने अपना उद्योग तंत्र भारत में भी लगाया है और विदेशों में भी है। आपको पता होगा, पता होना चाहिए। तो टाटा भारत की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रही है और भारत की जीएनपी में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। इसे समझिए, जीडीपी और जीएनपी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब इंडियन सिटीजन के कंट्रीब्यूशन को हम ले लेंगे, चाहे वो अपने देश में हो या चाहे वो विदेश में हो, चाहे इहलोक में हो चाहे परलोक में हो, तो हमें जीडीपी और जीएनपी का फ़र्क समझ में आ जाएगा। अब बात रही कि जीडीपी में हम लोग कैसे नापते हैं जीडीपी को। तो जीडीपी को नापने का 3 तरीका है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चर्चा करते हैं इन तीनों मेथड्स की। फर्स्ट मेथड है इनकम अप्रोच, सेकंड मेथड है एक्सपेंडिचर अप्रोच और थर्ड मेथड है वैल्यू एडेड अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच और वैल्यू एडेड अप्रोच। अब समझिए, वैल्यू एडेड तो मैंने आप लोग को जस्ट बता दिया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बीच बीच के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, डबल काउंटिंग नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब समझिए कि इनकम अप्रोच क्या है। इनकम अप्रोच में आपको समझने से पहले समझना होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। लैंड, लेबर, मशीन्स, कैपिटल, ये सब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमें पेमेंट करना पड़ता है और वो पेमेंट इन लोगों का इनकम हो जाता है। जैसे लेबर आपने लगाया, समझ रहे हैं, तो लेबर आपने लगाया तो लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी, तो लेबर का इनकम हुआ। समझ रहे हैं? आप किसी की ज़मीन पे अपना उद्योग खोल लिए हैं तो आपको पैसे देने होंगे उन्हें, जिनकी ज़मीन है उन्हें। तो इस तरह मैं इनकम अप्रोच आपको समझाना चाह रहा हूँ और एक्सपेंडिचर अप्रोच भी आप समझ रहे होंगे, क्योंकि किसी का कोई इनकम है तो वो किसी ने एक्सपेंडिचर किया है। समझ रहे हैं? अगर मैंने एक्सपेंडिचर किया, मैंने खर्चा किया, तो वो किसी का इनकम बन गया। ये नितांत सत्य है। और वैल्यू एडेड अप्रोच मैंने बता दिया आपको
इन तीनों का फॉर्मूला है। जब हम लोग आएंगे और वाइट बोर्ड पे मैं डिस्कस करूंगा इन चीज़ों को, फिर जब मैं डिटेल में क्लास लूँगा तो ये टॉपिक एक क्लास में ख़त्म होने वाला नहीं है और लगभग 2-3 सेशन लगेंगे इसे ख़त्म करने में। तो मैं ये बता रहा था कि इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच और वैल्यू एडेड अप्रोच, ये तीनों हैं, तीनों के फार्मूलाज हैं, सिंपल से फार्मूले हैं, वो मैं आप लोग को समझा दूंगा। मौका मिला तो मैं निश्चित समझाऊंगा। तो अब देखिए, एक बात और है, प्रोडक्शन हो रहा है तो जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन घट रहा है तो जीडीपी घट रही है। आखिर उत्पादन होना चाहिए, उत्पादन एक मूल मंत्र है जीडीपी का। तो जैसे मैं कहूँ, आप समझिए गौर से, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु, जो वस्तु आपको पसंद हो, किसी वस्तु की कीमत है 4 रुपये और वो इस साल फैक्ट्री से निकली कितने क्वांटिटी में, 500 यूनिट्स, और वस्तु की कीमत है 4। तो कितने हो गए, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे होंगे तो ये होंगे 2000 रुपीज़। 500 इंटू 4 2000। अब मान लीजिए कि अगले साल भी आपने 500 ही प्रोड्यूस किया, हाँ, और आपने प्राइस बढ़ गई, 6 रुपीज़ हो गई। पिछले साल 4 रुपीज़ थी और इस साल वही यूनिट्स 500 यूनिट्स मैंने ही प्रोड्यूस किए और वो 6 रुपीज़ हो गई। तो 500 इंटू 6 कितने हो गए, 3000। तो पिछले केस में 2000 ऐड हुआ और इस केस में 3000 ऐड हो रहा है। एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पिछले साल 2000 ऐड हुआ, 2000 आ रहा था और इस साल आया 3000। तो देखिए, उत्पादन नहीं बढ़ा है, मुद्रास्फीति बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। पिछले बार था 4 रुपीज़, इस बार हो गया 6 रुपीज़। यूनिट्स उतने ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। पर आप बताइए, ये जो 500 इंटू 6 है ना, 3000 जो है, वह वो उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी, और 500 इंटू 4 जो 2000 है, इसे समझना पड़ेगा थोड़ा कि क्या है कि गुड्स तो हो रहे हैं प्रोड्यूस 500 ही, तो उत्पादन तो बढ़ा नहीं, जीडीपी तो बढ़ी नहीं, क्योंकि उत्पादन क्षमता से जीडीपी का एक डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जीडीपी को, तो वो जो जीडीपी हम लोग निकालेंगे जिसमें कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का ध्यान रखा जाएगा कि अरे ये तो दिख रहा है 3000 पर ये है 3000 नहीं, यह है 2000 ही, ये है जो पिछले साल की थी 2000 आ रही थी, वो है वही, प्रोडक्शन वही हो रहा है, बस मुद्रास्फीति के चलते इन्फ्लेट हो गया है वैल्यू, इन्फ्लेशन आ गया है। तो रियल जीडीपी हम लोग किसी खास साल को, जिसको कि बेस ईयर बोलते हैं, तो बेस ईयर को मान के कैलकुलेट करते हैं कि उस बेस ईयर में कितना प्राइस था। अगर बेस ईयर में 4 था और प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है हर साल, तो एक हुआ रियल जीडीपी, एक हुआ नॉमिनल जीडीपी। तो जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग का काम होता है या जब भी बहुत सारे प्रोडक्शन को मेज़र किया जाता है, टोटल जीडीपी को कंसीडर किया जाता है, तो रियल जीडीपी को माना जाता है, रियल जीडीपी। और ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अब तक। तो अब मैं आपको एक बात, कुछ बातें डिस्कस करनी है, और जैसे कि देखिए कि सेकेंड हैंड है गाड़ी आपने खरीदी मार्केट से, सेकेंड हैंड कार आपने सेकेंड हैंड
नैनो ले लिया, सेकेंड हैंड कुछ लोग मर्सिडीज़ भी लेते हैं, सेकेंड हैंड कुछ लोग BMW भी लेते हैं, बात दूसरी है। तो सेकेंड हैंड व्हीकल जब आपने लिया तो वो जीडीपी में ऐड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, प्रश्न है। और ये डिफिनीशन में ही मैंने क्लियर कर दिया है कि किसी खास फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। तो ये जो सेकेंड हैंड कार मैंने लिया है, ये सेकेंड हैंड कार किसी फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस हुई होगी, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 9 साल पहले, 8 साल पहले, पर प्रोड्यूस हुई होगी किसी न किसी फाइनेंशियल ईयर में। समझ रहे हैं? समझना जरूरी है। तो सेकेंड हैंड कार जो है वो जीडीपी में जब उसको बेचेंगे, हम खरीदेंगे, तो वो काउंट नहीं होगी। और क्या काउंट नहीं होगी? स्टॉक्स, ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, ये सब काउंट नहीं होंगे जीडीपी में, क्योंकि इनका मूल्य तो है पर इनसे किसी चीज़ का उत्पादन तो नहीं हो रहा है डायरेक्ट रूप से, तो वो मेजर नहीं होगा। फिर अगर हम अपने घर में अगर अपने बच्चों के लिए, अगर माताएं घर में बच्चों के लिए भोजन प्रिपेयर करती हैं तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। पर अगर हमारे घर में आके कोई हेल्पर, कोई व्यक्ति, कोई हेल्पर, कोई मेड आके खाना बनाता है, घर की साफ सफाई करता है, रख रखाव करता है, तो वो जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि हमने वहाँ मॉनेटरी एक्सचेंज किया है, पैसों का लेन देन हुआ है। तो मित्रों इस बात को समझ लीजिए। और एक बात और मित्रों, कि घर में तो मैंने इतनी बातें बता दी, अब एक बात और कि ट्रांसफ़र पेमेंट, ये ट्रांसफ़र पेमेंट जो होता है ये भी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। तो ट्रांसफ़र पेमेंट है क्या? देखिए, हम जब कोई चीज़ लेन देन करते हैं तो एक हाथ से देते हैं और एक हाथ से लेते हैं, पर ट्रांसफ़र पेमेंट में ऐसा नहीं है। ट्रांसफ़र पेमेंट वो है जो गवर्नमेंट पुअर सेक्शन ऑफ पीपल है या कोई स्पेसिफिक सेक्शन है जिसको गवर्नमेंट सिर्फ देती है, उसके बदले कुछ लेती नहीं है, वो है ट्रांसफ़र पेमेंट। तो वो उसमें भी समझ रहे हैं, एक्सचेंज नहीं हुआ, वन साइडेड एक्सचेंज हुआ ना, कि सरकार दे रही है आपको पैसे, हो सकता है आपको पढ़ने के लिए दे रही हो सकता है कि आपकी कुछ बेनिफिट के लिए दे रही हो, पर आपने सरकार को कुछ नहीं दिया उसके एवज में, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो मित्रों आज हमने ये कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स भी देख लिए। अब हम समझेंगे डीमेरिट्स। देखिए, जीडीपी जो है, आप जितने बार भी मैकडोनाल्ड में जाएंगे, बर्गर किंग में जाएंगे, फास्ट फूड में जाएंगे, तो उतनी बार जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, चाहे वो बर्गर का हो, चाहे वो पिज़्ज़ा का हो, चाहे वो सैंडविच का हो, पर प्रोडक्शन हो रहा है, मनी एक्सचेंज भी हो रहा है, पर अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? आप हैं। और अल्टीमेट सफरर कौन है? आप हैं। समझ रहे हैं बात की गहराइयों को? ख़त्म कीजिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये जो है डिमेरिट्स हैं, जंगल में पेड़ कट रहे हैं, वो भी जीडीपी में जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कोई कंपनी बैठ रही है ना, उसके बदले डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जंगलों में, तो कोई कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है वहाँ, तो भी जीडीपी बढ़ रहा है। हम हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, हमें कैंसर हो रहा है, फिर भी जीडीपी बढ़ रहा है, क्योंकि मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है। तो मित्रों जीडीपी जो है, एक बोलते हैं ना, दो धारी तलवार है।
डबल एज्ड स्वॉर्ड कहते हैं। तो यही सब था जो मुझे बताना था। तो अब आजकल एक बहुत ही इकोनॉमिक सर्कल्स में ये बातें चल रही हैं कि जीडीपी को एक होलिस्टिक, एक समावेशी नाप तौल, इकोनॉमी के नाप तौल का एक मेजरमेंट नहीं कहा जा सकता है। तो उसके बाद अब क्या आया है, उसके जीडीपी तो चल रही है, पर एक पैरेलल एक और इंडिकेटर है जो यूएनडीपी है। मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क में है, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, पर यूएनडीपी की एक फार्मूला है कि एचडीआई एक मेज़र है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक होलिस्टिक व्यू लेता है जिसमें कि हम लोग 3 मेजर्स हैं, हम लोग सब बातें करेंगे, एचडीआई पे बातें होंगी और जीडीपी पे भी बहुत बातें करनी बाकी हैं। तो वो सब बातें होंगी, जब विशेष मौका मिलेगा तो उस पर भी बातें होंगी। तो मैं कह रहा था कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, फिर हैप्पीनेस इंडेक्स है। तो आखिर में हम कितना जीडीपी जो है एक होलिस्टिक मेजर नहीं है, जीडीपी एक हैप्पीनेस का मेजर नहीं है। ये हो सकता है कि कोई देश बहुत दुखी हो, बहुत उदास हो, बहुत सैड हो, बहुत ट्रेजेडी में हो, पर उसकी जीडीपी बहुत अच्छी हो सकता है, समझ रहे हैं। इसीलिए जीडीपी एक होलिस्टिक मेजर नहीं है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को जीडीपी समझाने में की जो चेष्टा की है, जो दुस्साहस किया है, वो फलित होगा और आप लोग जीडीपी का कुछ तो अर्थ समझने में सक्षम होंगे। हाँ, वो फॉर्मूलाज वाला जो सेक्शन है वो मैं ब्लैक बोर्ड पे जब बताऊंगा तो फिर मैं क्लियर कर दूंगा वो तीनों अप्रोच जो हैं जीडीपी मेज़रमेंट के। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।